हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर्स, ये फिगर में दिया हुआ है, एक क्यूब के शेप का एक फिगर है और इसमें जो है ना केवल एक्स एक्सिस के अलाउंग फील्ड लग रहा है और फील्ड जो है, दिस फील्ड इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, फील्ड इज द वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यानी फील्ड यहाँ एक कांस्टेंट है अल्फा और फील्ड जो है ऐसा वेरी कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स फॉर अ हाफ। यानी जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। यानी यहाँ कुछ अलग फील्ड होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ यानी दिस फील्ड इज नोन एज द डिस्टेंस डिपेंडेंट फील्ड। फील्ड इज नॉट कांस्टेंट बट फील्ड वेरीज एज डिस्टेंस। ठीक है, और ये फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग लग रहा है, यानी इस एक्सिस के अलाउंग लग रहा है और ये क्यूब ऐसा डायग्राम में दिखा ऐसा रखा हुआ है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए इस फेस का। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, क्योंकि ये आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको फ्लक्स निकालना है ना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। फ्लक्स का मतलब होता है द कंटूर इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, इसका डॉट प्रोडक्ट। एक तरीका यह है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। या फिर नाउ यूजिंग द गॉस थ्योरम, क्यू नेट चार्ज, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। इससे रिलेटेड आप फील्ड भी निकाल सकते हो, चार्ज कितना है उसके अंदर वो भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर इस चीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये डीएस, व्हाट इज द डीएस? डीएस इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और चूंकि ये एरिया डिफरेंशियल फॉर्म में है, डीएस डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, डिफरेंशियल बहुत ही स्मॉल है, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। और वैसे जो एरिया होता है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कि उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ों की, एक तो मॉड चाहिए, इसका मॉड ऑफ द डीएस एंड डायरेक्शन ऑफ द ईटा। ईटा इज द गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन क्या होता था, तो शॉर्ट में बताता हूं। ये जैसे कोई ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस, जैसे टू डायमेंशनल कोई बॉडी है, ओपन सरफेस। तो यहां कोई भी सरफेस अगर आप चूज करते हो, इसको बहुत सारे छोटे छोटे डीएस पार्ट में डिवाइड करते हो, इसका डायरेक्शन जो भी होगा वो यहां तो दिखा नहीं सकते, तो ये इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डीएस। अगर फील्ड अगर ऐसा जा रहा है तो यहां से जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के लिए क्या चाहिए हमको? मॉड चाहिए। तो मॉड है ऑलरेडी, इसका इस छोटे से पार्ट का मॉड है। इसका डायरेक्शन होता है, ओपन सरफेस के लिए डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस। और बाउंडेड सरफेस के लिए, इन बाउंडेड सरफेस के लिए, जैसे कोई बाउंडेड सरफेस है, ये छोटा सा एरिया मैंने चूज किया डीएस, इसका डायरेक्शन ईटा, ईटा इज गिव द डायरेक्शन। तो इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा मॉड ऑफ डीएस एंड ईटा। तो ईटा जो होगा आउटवर्ड्स नॉर्मल, आउटवर्ड्स नॉर्मल, यानी सरफेस के बाहर क्यों लेते हैं, आउटवर्ड द सरफेस, सरफेस से बाहर क्यों लेते हैं, बाउंडेड सरफेस में। ठीक है, यहां अगर लोगे तो ये बाहर ऐसा। ठीक है, जैसे ये कोई प्लेन, ये ओपन सरफेस है, ये बाउंडेड नहीं है, तो यहां कोई सरफेस लोगे तो सरफेस इस नॉर्मल टू द प्लेन ऐसा बाहर क्यों जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। और पूरे सरफेस से कितना निकल रहा है, ये तो छोटे से पार्ट के बारे में फ्लक्स बता रहा है। इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस, एंटायर सरफेस, यानी पूरे सरफेस से कितना निकलेगा, एक छोटे से पार्ट को बता रहे हैं। इसको सरफेस इंटीग्रेशन कर दोगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये आपका गॉस थ्योरम है, दिस इज द गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हमारे पास कोई बाउंडेड सरफेस है, ये कोई बाउंडेड सरफेस है, ये बाउंडेड पूरा घिरा हुआ है, ओपन नहीं है, तो यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, ये यहां पर मैंने एक एरिया चूज किया और इसको लिखूंगा ds एंड ईटा। ईटा इज द गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड द सरफेस, आउटवर्ड्स नॉर्मल, ये जो होगा उसके बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो कितना फ्लक्स पास होगा ये पता चल जाएगा। ओपन सरफेस के लिए आप पीछे भी ले सकते हो, आगे भी ले सकते हो, लेकिन बाउंडेड सरफेस में हमेशा सरफेस के बाहर ही लेंगे, यहां इसके अंदर लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हुआ, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एरिया वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर जो होता है, इट इज द एरिया दैट बेसिकली द स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड तो रहा है इसके पास ऑलरेडी, केवल हमको डायरेक्शन दिखाना है। ओपन सरफेस में डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, और बाउंडेड सरफेस या चारों ओर से घिरा हुए सरफेस में क्या होगा, बाउंडेड सरफेस में आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सरफेस, या आउटवर्ड्स नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो कोई भी जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो इन दोनों पैटर्न से ही बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और एरिया वेक्टर है तो हम इससे निकाल लेंगे फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एरिया वेक्टर भी नोन नहीं है, ये नहीं दिया है, तो उस बाउंडेड सरफेस के अंदर यहां पर ये जो अप्लाई होगा, बाउंडेड सरफेस और ये किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है, एनी टाइप ऑफ सरफेस। ये जो है ना गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यानी किसी भी बाउंडेड सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा या अंदर आएगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी बाउंडेड सरफेस is 1 upon epsilon naught time of the net charge present inside the bounded surface। तो यहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये जो सिस्टम है हमारा एयर और वैक्यूम में, एयर एंड वैक्यूम में, ओके। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ये एयर किसी डायरेक्ट्रिक मीडियम में हो तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, एक और बताते हैं, फिर न्यूमेरिकल की ओर मूव करेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द ई डॉट डी एस, और ये होगा आपका क्यू इनसाइड द बाउंडेड सरफेस, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आ गया। यानी हमारा जो सिस्टम है एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में रखा है, तो इसकी जगह पर कभी कभी एग्जाम में आता है तो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की जगह रखेंगे के एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी डायलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हमारा सिस्टम रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा ई डॉट डी एस एंड क्यू इन अपॉन बाउंडेड सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, और एप्सिलॉन की जगह रखेंगे k times of the epsilon naught. Here k the dielectric constant, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्टूडेंट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, E ds cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू जीरो है, when the E is along the direction of the area vector, then flux will be maximum. When the E and ds both are mutually perpendicular, then flux will be zero. तो ये चीज है ये। अब इसी के बेसिस पे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, देखिए। तो आपको मैंने एरिया वेक्टर बताया कि एरिया वेक्टर जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओपन सरफेस और बाउंडेड सरफेस के लिए। ओपन के लिए नॉर्मल टू द प्लेन,
और बाउंडेड अवे फ्रॉम द सरफेस या आउटवर्ड्स नॉर्मल, बाहर की ओर लिया जाता है। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। बस हमारा फॉर्मूला ये है, एप्सिलॉन नॉट को ठीक से लिखो, एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं, जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास ई और डी एस दोनों दिया हो तब हम इसको निकाल सकते हैं। ये कब करेंगे? अगर नेट चार्ज हमको मालूम है तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 एप्सिलॉन नॉट से, तो देन वी विल गेट द नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ठीक, अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए अब आते हैं इस न्यूमेरिकल में। देखिए अब आपको ये न्यूमेरिकल जल्दी बन जाएगा। यहां एक एलिमेंट्री एरिया चूज करते हैं। चलिए, अच्छा फील्ड का डायरेक्शन क्या है? हियर यहां पर क्या है? ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स पावर हाफ है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्टिंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलाउंग लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वाई एक्सिस के अलाउंग और जेड एक्सिस के अलाउंग फील्ड जीरो है। ठीक है, तो जो भी फील्ड लग रहा है ऐसा लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलाउंग ये। ठीक है, फील्ड ऐसा, ये भी फील्ड ऐसा। अब जैसे ये क्यूबिकल शेप है तो पहले देखो यहां पर कोई फ्लक्स होगा क्या? इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये तो आपका एक ओपन सरफेस हो गया, तो ये ds इधर और फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। तो यहां तो फ्लक्स होने वाला नहीं है, जीरो हो गया। तो यहां फ्लक्स नहीं होगा तो यहां भी फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो फील्ड एक्ट हो रहा है इस क्यूब पर, वो केवल इस फेस और इस फेस की वजह से होगा। इधर वाला जो फेस है और इसके सामने वाला फेस वो भी जीरो हो जाएगा। जैसे कमरे को देख लीजिए आप, तो ये यहां जीरो है तो यहां भी फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स यहां से पास नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा। ठीक है, यहां से होगा और यहां से होगा, इधर और इधर वाले फेस से भी नहीं होगा। ठीक, तो चलिए, तो अब हम लोग चूंकि यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ये हमारा जो है, ये इसको हम लिख लेते हैं, ये फेस नंबर 1 है और ये फेस नंबर 2, या लेफ्ट राइट करो, लेफ्ट फेस और राइट फेस के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो भी फ्लक्स होगा इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, उस साइड वाले में नहीं होगा, इधर नहीं होगा, जो भी होगा इधर इस साइड होगा। ये जो फेस यहां रखा इस साइड लगेगा, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्स। ठीक है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट साइड में कितना होगा, ये लेफ्ट साइड, फिर ये राइट साइड। फ्लक्स की डेफिनेशन है, देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा स्केलर प्रोडक्ट इनटू एरिया वेक्टर। तो यहां अगर आप कोई इस फेस में अगर कोई एरिया वेक्टर चूज करोगे, फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर हमेशा इसके बाहर लेते हैं। ये फेस की, ये एक आपका प्लेन हो गया, ये पूरा बाउंडेड सरफेस, इसका मैंने एक फेस, क्योंकि यहीं से फ्लक्स पास हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है, उधर से नहीं हो रहा है, इधर से, जो भी हो रहा है इसी यहीं से हो रहा है, लेफ्ट और राइट फेस से ही हो रहा है, ये वाले फेस में और इस फेस में ही हो रहा है। तो फील्ड तो अंदर जा रहा है। ठीक है, और यहां पर जो एरिया वेक्टर चूज करते हैं वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, तो यहां ए लिख देते हैं, ए या एस जो भी लिखना चाहो, ए लिखो, इसका टोटल। और ये स्क्वायर में है, ये क्यूब जो है स्क्वायर में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो पहले ई डॉट ए कॉस, ये 180 डिग्री होगा, इसके बीच 180 डिग्री। तो the magnitude of the electric flux at left face will be, ये होगा E A और cos 180 मतलब माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो द फ्लक्स लेफ्ट साइड में कितना होगा? E। अब E का वैल्यू दिया हुआ है, एंड दिस द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेरीज एज डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इस रिलेशन जो दिया है, तो ये माइनस क्यों है आपको समझ में आया?
क्योंकि फील्ड ऐसा जा रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है जिस ठीक अपोजिट है, तो ई की जगह आप लिखोगे वो वाला जो इक्वेशन दिया है, अल्फा एक्स पावर हाफ, और एरिया तो किसी भी फेस का, क्यूब के किसी फेस का एरिया कितना होगा, क्यूब सेम है, ए है तो ए स्क्वायर होगा। ओके, अब यहां पर जो ये जो है ना, इसका डिस्टेंस यहां मेंशन किया ए, तो इसकी डिस्टेंस कितना होगा यहां से, तो लिखो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेफ्ट फेस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इतने डिस्टेंस पर है, क्योंकि क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इतने डिस्टेंस पे कितना होगा, एक्स की जगह ए पुट करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स की जगह ए हाफ, और ये होगा ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस अल्फा, और इन दोनों को ऐड करोगे एक्सपोनेंट ऐड होगा ए 5/2। तो आपको ये पता चल गया कि ये इस फेज से कितना फ्लक्स एंटर किया अंदर, और यहां से बाहर निकल जाएगा। चलिए क्लियर, बस न्यूमेरिकल तो बन ही गया आपसे। उसके बाद हाँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द राइट सरफेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट राइट फेस, ये कितना होगा, सेम वही है फॉर्मूला, ई डॉट ए, और ई डॉट ए का ए एस भी लिख सकता हूँ, ए लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ द फेस, ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई एंड ए। अब यहां पर देखिए थोड़ा, राइट फेस में फील्ड तो किसी पॉइंट पे बाहर ही जा रहा है वो, और यहां पर जो भी किसी भी सरफेस जो भी एरिया लेंगे आउट प्लेन के नॉर्मल होगा, ये ए बाहर की ओर होगा, यहां का जो फेस है इधर, एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड अंदर जा रहा है तो 180 डिग्री होगा, यहां का फेस है बाहर का, तो एरिया वेक्टर तो बाहर ही लेंगे और फील्ड भी बाहर जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 है। हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड तो पहले इसको लिख लो ई ए, कॉस 0 का मतलब 1, तो ई ए आ गया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू रखो, यानी यहां पॉजिटिव आएगा फ्लक्स की वैल्यू, और यहां पर नेगेटिव आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, और यहां पर जो ई की वैल्यू दिया उसको रखो एक्स पावर हाफ, एंड ए का मतलब एरिया ऑफ द फेस, तो दोनों का सेम ही एरिया, और ये आ गया आपका। अब लेकिन ये जो है ना, द डिस्टेंस ऑफ द दिस फेस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 2a, इस फेस का डिस्टेंस यहां से 2a हो जाएगा, ठीक है, x से डिस्टेंस हो जाएगा 2a। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा अल्फा x, तो है x की जगह पुट करेंगे, यहां लिखो, ऐसा लिखो आप, एट x इज इक्वल टू 2a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा x की जगह a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, पावर हाफ, और ये a स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आएगा √2 बाहर आ जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा अल्फा a हाफ और a स्क्वायर, तो इन दोनों को मिला के एक सीधा लिख देता हूं, a पावर 5/2। तो लेफ्ट फेस से इतना, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि जो भी फ्लक्स पास होगा इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, उधर से नहीं होगा, केवल इससे होगा, लेफ्ट फेस से राइट फेस, मैंने आपको दिखा भी दिया था। तो लेफ्ट फेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, इतना, राइट फेस से कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा निकाल लेते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन तो बन ही गया है, तो यहाँ पर इस डायग्राम को मिटाने का कोई मतलब तो नहीं है, मिटा दें क्या इसको, हाँ ठीक है मिटा देते हैं, चलिए इन डायग्राम को नहीं मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर, चलिए लेफ्ट वाला मिटा देते हैं, हाँ चलिए, हाँ तो कितना हो गया, ये आपका हो गया राइट फेस में हो गया आपका √2 अल्फा a पावर 5/2, और लेफ्ट फेस से कितना फ्लक्स हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, और अल्फा a पावर 5,
इनको ऐड कर दीजिए, नेट फ्लक्स आ जाएगा। नेट फ्लक्स तो ये कितना हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट, ऐड करो जो प्लस है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को तो जैसा है वैसे ऐड करो, प्लस है तो प्लस से करो, माइनस है तो माइनस लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पोटेंशियल होता है, दिक्कत कहाँ होता है, जहाँ वेक्टर क्वांटिटी आती है, जैसे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वहाँ पर दिक्कत है। जो स्केलर क्वांटिटी जो प्लस है तो प्लस करो, तो ये प्लस में तो प्लस लिख देंगे, तो अल्फा ए पावर 5/2, फिर ये प्लस माइनस है तो माइनस कर दो, अल्फा ए पावर 5/2। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा, ये जो कॉमन चीज़ है उनको निकाल दो आप, अल्फा ये तो कॉमन है दोनों में, अल्फा ए पावर 5/2 और यहाँ पर √2 - 1। अब कुछ नहीं है, खत्म, आंसर आ गया आपका। क्या आंसर आ रहा है देखिए, हाँ आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है आपका, अब यहाँ पर सब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हियर अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और ए इज द साइड ऑफ द ईच क्यूब का साइड दिया हुआ 0.1 मीटर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाई ई नेट इलेक्ट्रिक यानी पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा की जगह इतना रख दीजिए आप 800 और ए की जगह रखोगे 0.1 पावर 5/2, 0.1 मीटर दिया, ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और √2 की वैल्यू होती है 1.41 - 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, मैंने करके देख लिया है, 1.018 यह आएगा 1.08 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट, द चार्ज विद इन द क्यूब दैट इज, हाँ सेकंड निकालना है, द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, नेट चार्ज कितना होगा उसके अंदर वो निकाल लेते हैं। यानी इतना फ्लक्स अंदर जा रहा है, इतना बाहर निकल जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स बचेगा उस फ्लक्स की वजह से चार्ज कितना डेवलप होगा वो बताना है, बहुत सिंपल है। तो इतना आंसर आ गया। चलिए तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो सरफेस इंटीग्रेशन के थ्रू, ये वाला फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ये किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो गॉस थ्योरम वाला जो इक्वेशन है, ये केवल बाउंडेड सरफेस में, और इसको निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट, अगर सिस्टम हमारा एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है तो 99% तो ऐसे ही दिया रहता है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे मीडियम में रखा है तो यहाँ मेंशन करेगा वो, अदरवाइज। तो अब भाई ये हमको क्या निकालना है, क्यू इन, ये कितना होगा, नेट फ्लक्स ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस हो गया, बस खत्म। तो यहाँ तो दिया है आपकी वैल्यू, अब यहाँ पर ना एग्जाम में तो यहाँ दिया नहीं है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मान लीजिए आपको दिया नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी नहीं, तो आप कैसे निकालोगे वो भी तरीका बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। कभी भी अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दी है और उस समय एग्जाम में याद भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो अब आपको इतना तो मालूम है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 9 × 10⁹, और इसकी जो भी यूनिट होगी। मेरे को ये चाहिए, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे डालो, तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, और ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इसको थोड़ा लिखेंगे तो ये होगा ये हो गया 1/36 पाई और 10⁻⁹। तो कभी भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है तो ऐसा, अगर आपको वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो ऐसे निकाल के यहाँ रख दो। तो जब आप इसको रखोगे, यानी गॉस थ्योरम का ये बाउंडेड सरफेस को, क्योंकि बाउंडेड सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स बचेगा, उस फ्लक्स के थ्रू कितना चार्ज डेवलप होगा या कितना चार्ज वहाँ पर होगा वो हमको, तो क्यू इन हो जाएगा φe, मैंने निकाला है कितना था 1.08 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मैंने अभी लिखा है 10⁻⁹ और 36 पाई, इतना आपका कूलम होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका न्यूमेरिकल हुआ। तो इलेक्ट्रिक ये वाला जो फॉर्मूला है ना, बहुत बहुत काम की चीज़ है। इसको अप्लाई करना है तो बाउंडेड सरफेस में ही अप्लाई होगा, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। और ये डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसको एरिया वेक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, आप खुद बना के दिखाइए मुझे, ठीक है। मैं भी आपको नोट करके दिखाता हूं, तब आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपके लिए एक सैम्पल प्रॉब्लम है, यानी आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर भी लिखा हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। फाइंड द चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द, ये इस टाइप का है, यानी इसका ओरिजिन सभी का एक ही जगह है, लेकिन एक्स से ए डिस्टेंस पर है, वाई से ए डिस्टेंस पर, जेड से ए डिस्टेंस पर। और यहाँ पर ई की वैल्यू दिया है कि ई नॉट जो है यहाँ पर जो दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ दिया है 5 × 10³ न्यूटन पर सेकेंड। और यहाँ पर क्यूब का जो साइड है 1 cm दिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, और जो बी यहाँ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दिया है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे और कमेंट करोगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या होगा, देखिए ये 3, ये आप पहले तो आप क्यूब बना लीजिए जैसा, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक्स भी 0, वाई भी 0 एंड जेड भी 0, ये यहाँ पर, लेकिन ये एक्स एक्सिस यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस भी ए डिस्टेंस पर है, ये ए डिस्टेंस पर। इसके पहले वाले केस में क्या था, वो ओरिजिन से थोड़ा आगे था ए डिस्टेंस पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप पहले वाले केस में क्या करोगे, अगर स्टार्टिंग में अगर, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने ए रखा था, फिर सेकंड में 2a रखा था। अब स्टार्टिंग में आप x की जगह रखोगे 0, और ये इस वाले लेफ्ट वाले साइड में, ये लेफ्ट और ये राइट, और राइट वाले साइड में कितना फ्लक्स पास होगा, वहाँ पर इसकी जगह रखोगे a, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ट्राई करिए, ये ओरिजिन पर ही है, यानी इसका जो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यानी इसका एक्स भी 0, वाई भी 0, लेकिन बाकी जो है जो वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस से, ये जो है ओरिजिन ए डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस से इस टाइप का है। तो इसका आंसर ये होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, एक छोटा सा एनसीईआरटी प्रॉब्लम था जिसको मैंने डिस्कस किया, और उसके बेसिस पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरा काम पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।